तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी पर कौन से जज बोल पड़े, जबकि परवेज़ इलाही जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। काजी की चोरी कैसे पकड़ी गई, क्या क्या कहा गया, तजाद कैसे है। जनाब दांत का ऑपरेशन है, आज समात मुलतवी की जाए, अवाम को कैसे लूटा जा रहा है, हैरान कुन हकाइक आज आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तहरीक इंसाफ के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ऊपर एक जज साहब जो हैं वो बोल उठे। इससे कबल भी वो बोले और इमरान खान साहब को जो है वो मासूम करार दिया था, और इस बार जब समात हुई तो इतने बोले कि सारी चीज़ों को सामने ला के खड़ा किया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, उन्होंने जब समात की जिसमें ये कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ ही सारी चीज़ें जो हैं वो ख़िलाफ़ हो रही हैं, इन्हीं को आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करवाने की कोशिश की जा रही है, बाकी किसी को तो कुछ नहीं पूछा जा रहा। और अतर मिनुल्लाह साहब बरहम हुए और परवेज़ इलाही केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के अहम रिमार्क्स हैरत अंगेज़ हैं कि सिर्फ एक जमात के साथ इलेक्शन में ये सब हो रहा है और क्यों हो रहा है, और इंतखाबात को इतना मुश्किल मत बनाएं। आरओ का काम रुकावटें खड़ी करना नहीं होता बल्कि आसानियां पैदा करना होता है, और परवेज़ इलाही को इंतखाबात में हिस्सा लेने की हम इजाज़त देते हैं और इस इजाज़त के ऊपर अमल दरामद किया जाए। एक तो ये अच्छी खबर है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। देखते हैं इसको अब दोबारा से कोई चैलेंज कर सकेगा या नहीं करेगा, लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह ही वो इस वक्त वाहिद जज हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ऊपर किसी हद तक बोलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो हकाइक हैं उसके ऊपर बात की जाए और जो सच्चाई है उसको सामने रखते हुए इंसाफ किया जाए। तो परवेज़ इलाही साहब जहाँ पे अब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे, और अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ऊपर बोले हैं, और अब देखना यह है कि इसका असर जो है वो किस हद तक जो है वो आगे चल के हो सकता है। दूसरी जानिब देखें कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उनकी चोरी कैसे पकड़ी जा रही है। मैं दो मुख्तलिफ केसेस जो हैं उनका तकाबली जायज़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक केस जस्टिस शौकत सदीकी और फैज़ हमीद साहब जो हैं साबिक़ DGI के बिटवीन, और इसी में आप देखें जो तफसीली फ़ैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जब वापस लिया गया तो इसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद भी हुई। अब देखें कि जो जस्टिस शौकत सदीकी जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और जिसके ऊपर फैज़ हमीद साहब काजी फायज़ ईसा के सामने उनके जो वकील हैं ये कहते हैं कि ये फैक्चुअल चीज़ें नहीं हैं, ये सही फैक्ट्स नहीं हैं, ये जस्टिस शौकत सदीकी जो हैं वो गलत कह रहे हैं। तो उसके ऊपर ये बात फैज़ हमीद जब उन बातों से इनराफ़ करते हैं, इनकार करते हैं, जो इल्ज़ामात या जो हक़ाइक़ जस्टिस शौकत सदीकी के वकील या वो ख़ुद बयान करते हैं, तो फैज़ हमीद साहब जो बात जिससे इनकारी होते हैं, काजी फायज़ ईसा साहब कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं और ये वाक़या ही बात दुरुस्त है। दूसरी जानिब जब बल्ले के निशान लेने देने की बात होती है और डिस्प्यूट होता है अकबर एस बाबर और बाकी 14 गवाहों को लेकर, और वहीं पे जब गौर खान, हामिद खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि ये जमात हमारी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने करवाए, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, सारी चीज़ें हुई, अकबर एस बाबर का PTI से कोई तल्लक नहीं था। तो जब अकबर एस बाबर किसी के कहने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 14 गवाहों को पेश करते हैं तो वो जो कुछ भी कहते हैं, काजी साहब की एक तो ट्यून बदल जाती है, PTI के वकला के साथ सख्ती से पेश आते हैं, और जबकि PTI के खिलाफ जो गवाह पेश होते हैं उनकी वो फेवर करते हैं, और जब जो कुछ वो कहते हैं उसके ऊपर भी काजी साहब मान लेते हैं, और जो बात PTI कहती है जो असल में उनके वकला कहते हैं उसको नहीं मानते। तो साबित ये हुआ कि काजी साहब जो हैं वो एक तो इस्टेब्लिशमेंट से डरते हैं, काजी फायज़ ईसा साहब इनकार करें तो वो कबूल है, जस्टिस शौकत सदीकी साबिक़ जज कुछ कहें तो वो गलत है, और इसी तरह से PTI जो है इमरान खान की जमात वो कुछ कहे तो वो ठीक नहीं है, और उनके मुखालिफ जितने भी गवाह सच्चे झूठे मोटे करें उसके ऊपर ना तो कोई इंक्वायरी होगी, और वो बात काजी साहब मान लेते हैं क्यों कि वो PTI के अगेंस्ट है। यहाँ फैज़ हमीद साहब की बात इसलिए मानते हैं चूँकि वो इस्टेब्लिशमेंट और जनरल फैज़ हमीद की फेवर में है। तो ये काजी साहब की एक तरह से चोरियाँ पकड़ी जा रही हैं कि उनके अंदर किस तरह से वन साइडेड एक चीज़ दिमाग के अंदर घुसी है कि हमने इनको सबक सिखाना है। इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जो है वो करारदाद लेके आए थे, इमरान खान जो हैं उनको जो है वो अजियत देनी है, इन्होंने मेरे खिलाफ रेफरेंस लाया था, इनके दौरे हुकूमत में हुआ था, जबकि इमरान खान साहब उसके ऊपर माफ़ी भी मांग चुके हैं। तो काजी फायज़ ईसा साहब का ये दौरा मेयार जो है वो सरेआम और खुलेआम सामने दिखाई दिया है।
फिर आप देखिए कि आज समाअत जो थी वो इसलिए मुलतवी कर दी गई, साइफर केस की समाअत थी और मुलतवी होने की वजह ये सामने आई कि इसमें इमरान खान साहब के एक वकील हैं, उनके दांत का ऑपरेशन होना था और दांत का ऑपरेशन होने की वजह से जो है वो नहीं कर पाए, समाअत जो थी वो मुलतवी करना पड़ी, चूँकि खान साहब के जो वकील हैं उनके दांत का कोई दांत में दर्द हुआ होगा और चीज़ें हैं, तो इस वजह से समाअत मुलतवी हुई। और पहले भी आप अगर देखें तो साइफर केस की समाअत को बहुत आगे लेके गए हैं और 6 फरवरी तक जो है वो ये फैसला किया जाएगा, जिसमें इद्दत में निकाह वाला केस है और साइफर केस है। इलेक्शन से 2 दिन कबल शायद कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसको वजह बना के जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें उनको इमोशनल करने की कोशिश होगी, उनमें अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश होगी। लेकिन अलीमा खान साहबा ने आज पैगाम भी दिया बाहर आके, खान साहब से जब बात हुई कि काजी साहब आप बड़े मनसब पे बैठे हैं, आप इंसाफ करें, चूँकि जो एक जज ने फैसला दिया था उसको साइफर केस में सज़ा दी थी और नाइल किया था उसको, तो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था और अब वो केस काजी फायजीसा साहब की अदालत में पड़ा है, उनके सामने है, उसको सुना जाए और उसके ऊपर इंसाफ किया जाए। लेकिन देखना यह है कि ये इंसाफ होगा या नहीं होगा। लेकिन जो आज की बड़ी खबर एक और है जो अगले एपिसोड में हम तफसील से उसके ऊपर बात करेंगे। वजाहत सईद खान ने इमरान रियाज के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं, उनको कहाँ रखा गया, कैसे कैसे टॉर्चर किया गया, किस किस मुसीबत से और चीज़ों से वो गुजरे हैं, उसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन यहीं पे एक और नुक्ता ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो किस दर्दनाक अजाब से और लूट मार से गुजर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखेंगे। उसमें यह है कि आप जब 100 रुपये का लोड जो करवाते हैं अपनी सिम के अंदर और फिर फ़ोन कॉल करते हैं, उसके ऊपर 25 रुपये टैक्स जो है वो काट लिया जाता है, फिर बचते हैं 75 रुपये आपके पास। अब 100 रुपये के लोड में से 25 रुपये टैक्स में से 75 रुपये बाकी बचे। अब 75 रुपये इस्तेमाल करने पर 19% के हिसाब से मज़ीद 15 रुपये टैक्स जो है वो काट लिया जाता है। अब 100 में से बाकी बचे 60 रुपये। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान में 11 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं टोटल 25 करोड़ में से। अब अगर 5 करोड़ भी रोज़ाना 100 रुपये का लोड करवाएं तो इसका मतलब कि वो 5 अरब रुपये का लोड करवाएंगे। टैक्स कटौती 1.25 यानी कि 1.25 अरब रुपये का टैक्स जो है वो सिर्फ इतने लोग 5 करोड़ लोग टैक्स करवाएं, 100 रुपये का रोज़ाना इजी लोड, तो उसमें से होता है। एक माह में टैक्स की तकरीबन जो रकम है 37.5 अरब रुपये, एक साल में ये टैक्स यानी कि एक माह में 37.5 अरब रुपये टैक्स जमा होता है और एक साल में ये टैक्स 450 अरब रुपये बनता है। फिर पाकिस्तानी भूखे नंगे और सवाल ये है कि वो प्यासे क्यों हैं। तो जब पाकिस्तान के अंदर इतना टैक्स सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन के 100 रुपये के सिम के ऊपर लोड में से अगर आप माहाना 37.5 अरब रुपये जमा करते हैं और 100 में से 40 रुपये आप टैक्स ले लेते हैं, सालाना जो है वो आप 450 अरब रुपये यहाँ से जमा करते हैं, तो इस मुल्क के अंदर फिर भी गुर्बत क्यों है, भूख क्यों है, नंग अफलास क्यों है? तो क्योंकि ये पैसा जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई एहतसाब का निज़ाम नहीं है, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो जिस वजह से ये सारी लूट मार होती है। फिर वो लूट मार की चीज़ें नज़र हो जाती हैं और कोई पूछता नहीं है। इसलिए कहते हैं सिर्फ मुल्क में इंसाफ हो जाए, इंसाफ हो जाने से हर एक चीज़ बेहतर हो जाएगी, अवाम को उन चीज़ों का रिलीफ मिलेगा। तो इतनी सारी बात है, तो देखते हैं कि आगे चल के क्या चीज़ें होती हैं। तो अगले एपिसोड में बड़ी अहम खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।